हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है। किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोटा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है। सो किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, इन सबको इंक्लूड किया गया है। इसका हैबिटेट एवरीवेयर, मतलब कॉस्मोपॉलिटन इसका हैबिटेट है। कहीं पे भी एयर हो, वाटर हो, ओशन, आइसबर्ग, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, सब जगह पाया जाता है। क्यों पाया जाता है आप सोच के बताओ। क्योंकि ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है। तो कुछ ज़्यादा स्पेशलिटी इसके अंदर है नहीं। बॉडी के अंदर सिंपल एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, इस वजह से ये हर जगह पाया जाता है। इस ग्रुप में लिटिल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन देखने को मिला है, इसलिए किंगडम मोनेरा को ज़्यादा क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया जो ग्रुप है वो सबसे प्रिमिटिव है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूवन हुक ने। ये बात आपको याद रखना है। बैक्टीरिया की डिस्कवरी ल्यूवन हुक ने की थी इन द ईयर 1676। ये भी याद रख लीजिएगा। मोनेरास को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है और यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, जिसमें एक तो हो गया बैक्टीरिया और दूसरा हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर होगा। पेप्टिडोग्लाइकिन का पेप्टिडोग्लाइकिन का इसका सेल वॉल बना है और आउटर जो कवरिंग है वो म्यूसिलेज की होती है। डीएनए नेकेड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है। तो सेल वॉल, ये एक सेल वॉल हो गया, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकिन का। इसके सराउंडिंग में म्यूसिलेज की कवरिंग होती है और ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। न्यूक्लियोइड अटैच टू अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोजोम बाय अ वाई शेप्ड फोक। जो सेल होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है सपोज करो, और यहाँ सेल वॉल है, यहाँ म्यूसिलेज कवरिंग है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीजोजोम, और ये इनफोल्डिंग ही होता है। सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग ही होता है। ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस स्ट्रक्चर नहीं है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, वो ये मीजोजोम से अटैच होता है विद द वाई शेप्ड फोक। क्लियर। सैप वैक्यूल एब्सेंट होता है। ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम 70S तरह का होगा, और 70S राइबोसोम हम कहाँ पाते हैं आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। देन वैरिड न्यूट्रिशन, क्योंकि इसका हैबिटेट डिफरेंट है, बहुत तरह का पाया जाता है, इस वजह से इसका न्यूट्रिशन भी बहुत तरह का पाया जाता है। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग सारा रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी फिजन इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज साइज। साइज, एवरेज साइज इसका 2.0 to 2.6 माइक्रोमीटर लॉन्ग है और 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर वाइड है। ये दोनों आप याद रख लो कि लार्जेस्ट जो मोनेरा है या लार्जेस्ट बैक्टीरिया वो क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। स्मॉलेस्ट है डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस। ठीक है। डायलिस्टर आपको नाम याद रखना है, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है। शेप आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी अगर बेसिक एग्ज़ाम्स होता है ना, इंटर का एग्ज़ाम, उसमें पूछ सकता है कि मोनोकोकस में क्या होता है, बाइकोकस मतलब क्या होता है। सो कोकस क्या है? कोकस स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का सॉरी, इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग कोकस कहते हैं। और कोकस में देखो, मोनोकोकस होगा जब सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डिप्लोकोकस होगा एक साथ दो प्रेजेंट होगा। ये बाई न्यूक्लिएटेड नहीं है, या इसको हम लोग दो सेल नहीं कहेंगे। ठीक है। ये अलग अलग है, ये बस कॉलोनी बना रहा है इस तरह से। टेट्राकोकस कैसा होगा? चार चार होगा तो टेट्राकोकस कहेंगे, जो टेट्राड में है। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो वर्ड का ही मतलब होता है इन द चेन, तो इस तरह से जो होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में होता है इन द क्लस्टर।
ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट होगा। और सरसीना में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर आता है बैसिलस टाइप का। बैसिलस कैसा होता है? बैसिलस होता है रॉड शेप का, ठीक है। डिप्लोबैसिलस में होते हैं 2 तरह के 2 रॉड। पैलिसेड बैसिलस में ऐसे स्टैक में रहेंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। देन स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या होगा? स्ट्रेप्टोबैसिलस में बैसिलस का चेन बना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं बैसिलस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो शेप आपको याद रखना है, बैसिलस मतलब रॉड, कोकस मतलब ओवॉइड। नेक्स्ट थर्ड इज स्पाइरिलम। इट इज़ कॉइल्ड बैक्टीरिया। जो भी कॉइल्ड बैक्टीरिया है उसे हम कहेंगे स्पाइरुलम। और इसका एग्जांपल है स्पिरुलम, जिसमें एग्रीगेशन नहीं होता है। स्पाइरली सब सिंगली अरेंज्ड होता है, सिंगली प्रेजेंट होते हैं कॉलोनी में, उनके बीच में एग्रीगेशन नहीं होता है। विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, इस तरह से होगा, तो उसे हम कहेंगे विब्रियो। एग्जाम्पल इसका क्या है? विब्रियो कॉलेरिया, विब्रियो कॉलेरिया, ठीक है। स्टॉक्ड, स्टॉक की तरह प्रेजेंट होगा। कॉलोबैक्टर, आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। स्टॉक्ड कौन सा होता है? कॉलोबैक्टर। विब्रियो में तो एकदम याद रहेगा। बर्डिंग, बर्डिंग होगा कहीं कहीं पे, क्या होगा? इस तरह से बर्ड जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से बर्डिंग रहेगा। स्वॉलन रहेगा किसी किसी जगह पे, तो उसे हम कहेंगे बर्डिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। गाइस एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, और वही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, और इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट याद रखना तो पड़ेगा इसको। देन फ्लैजिलेशन हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ए ट्राइकस बैक्टीरिया, मतलब फ्लैजिला एब्सेंट है, या उसे हम नॉन फ्लैजिलेट भी कह सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैजिलेट बैक्टीरिया। फ्लैजिला का बहुत बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैजिलेशन। मोनोट्रिकस वैसे बैक्टीरिया को कहेंगे, या वैसे फ्लैजिलेशन को कहेंगे जिसमें सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है एट वन एंड ऑफ द बैक्टीरियम। सपोज करो ये बैक्टीरिया एंटीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, तो किसी एक एंड में भी, आगे या पीछे किसी एक एंड में भी एक केवल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। किसी एक एंड में क्या प्रेजेंट होगा? एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। सपोज करो ये फ्लैजिला है, तो इसे हम कहेंगे मोनोट्रिकस। एम्फीट्रिकस में क्या? एम्फी का मतलब क्या होता है? दोनों तरह से। तो एम्फीट्रिकस में क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, तो इस यहाँ पे भी एक फ्लैजिला, यहाँ पे भी, दोनों एंड में फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे एम्फीट्रिकस। लोफोट्रिकस, लोफोट्रिकस में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया उसके किसी एक एंड में बहुत सारा ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसे हम कहेंगे लोफोट्रिकस। देन सेफेलोट्रिकस, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट ईच एंड, ठीक है, दोनों एंड पे होगा। दो सिफेलोट्रिकस मतलब क्या हो गया? दोनों, हेड साइड में भी, टेल साइड में भी। हेड टेल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एंटेरियर भी पोस्टेरियर भी। पेरीट्रिकस में, पेरी, पेरी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? पेरीफेरी। पेरीफेरी से क्या समझ में आ रहा है? सरफेस। तो वैसा बैक्टीरिया जिसके थ्रू आउट द सरफेस फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, या उस टाइप के फ्लैजिलेशन को हम कहते हैं पेरीट्राइकस। तो ये बस आपको नाम आप अगर कनेक्ट कर पाओगे ना, तो आराम से आपको याद रहेगा। मोनोट्राइकस में एक एंड में होगा, एम्फी में दोनों एंड में होगा। लोफोट्राइकस में एक एंड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। सिफेलोट्राइकस में दोनों एंड में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, और पेरीट्राइकस में पूरे सरफेस पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। स्टार्ट करते हैं विद द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो मोनेरन्स में होता है वो 3 तरह से होता है: बाइनरी फिजन, स्पोर्युलेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम कहें तो ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी देखी गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ना ही मियोसिस डिवीज़न परफॉर्म किया जाता है, इस वजह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। बट अब एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंशन है, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान के चलोगे, ठीक है।
पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कॉमन है और बाइनरी फिजन कब होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होता है। ठीक है, फेवरेबल का मतलब क्या हो गया कि एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन है, फूड मिल रहा है बैक्टीरिया को, कोई उसका डैमेज नहीं हुआ है बॉडी, तो उस कंडीशन में बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है। और अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो आफ्टर एवरी 20 मिनट बाइनरी फिजन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सो एक बैक्टीरिया है वो डिवाइड करता है इनटू द 2 बैक्टीरिया। बीच में इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और ये फिर 2 में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली कि जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा और ये दोनों इक्वली डिवाइड करके डॉटर सेल्स में जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट वाइल अटैच टू मीजोजोम। हमने अभी पहले पढ़ा कि न्यूक्लियोइड ऐसे फ्लोट नहीं करता है साइटोप्लाज्म में, वो मीजोजोम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये मीजोजोम है, वहाँ से अटैच होता है। तो मीजोजोम में अटैच रहते हुए ही न्यूक्लियोइड क्या होता है, रेप्लिकेट करता है, फिर नया मीजोजोम बनेगा जिससे कि डॉटर न्यूक्लियोइड जाके अटैच कर जाएगा। तो यहाँ पे एक पहले से मीजोजोम है और यहाँ पे नया मीजोजोम बनेगा, तो ये जो डॉटर न्यूक्लियोइड बना वो जाके नए मीजोजोम के साथ अटैच कर जाएगा। देन मेम्ब्रेन डेवलप बिटवीन 2 न्यू मीजोजोम। 2 न्यू मीजोजोम के बीच में एक मेम्ब्रेन डेवलप करेगा जिसके वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होगा। देन साइटोप्लाज्म अंडरगो ट्रांसवर्स सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रांसवर्स सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो ट्रांसवर्सली सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि इस तरह से कोई चीज़ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो ये मान लो सपोज करो एक बैक्टीरिया था और इस तरह से उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेट हो रहा है एक सेंटर पे, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्स सेंट्रीपिटल कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इन द फरो बिटवीन प्रोटोप्लास्ट डबल लेयर्ड वॉल इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या होगा, डबल लेयर वॉल बनेगा। देन डॉटर सेल डेवलप टर्गर एंड सेपरेट, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे और सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो बाइनरी फिजन कब होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होता है, और बाइनरी फिजन जब फेवरेबल कंडीशन में होता है तो उसका जो साइकिल है वो कितने मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। क्या ये माइटोटिक डिवीज़न है, नहीं। क्या ये मियोटिक डिवीज़न है, नहीं। यहाँ पे बस न्यूक्लियोइड क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, साइटोप्लाज्म कंस्ट्रिक्शन फॉर्म कर रहा है और सेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन तो बहुत तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। अच्छा, स्पोर क्या होता है, जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आता है ना, तो ये हम लोग प्रोसेस में पढ़ेंगे। स्पोर का पर्पस क्या होता है, स्पोर का पर्पस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, प्लांट में या एनिमल में, स्पोर का पर्पस होता है अनफेवरेबल कंडीशन को, एडवर्स कंडीशन को ओवरकम करना। जब तक कि प्रॉब्लम चल रही है, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता, तब तक अपने आप को एक शेल में सेव करके रखना जो है वो स्पोर्यूलेशन कहलाता है, अगर एक तरह से बोलें तो। ठीक है, तो स्पोर्यूलेशन में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरियाज में बहुत तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोनीडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, एंथ्रोस्पोर, कोनीडिया, सिस्ट एंड एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, वो मोस्ट कॉमन है, तो एंडोस्पोर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट हैज़ हाईली थिक वॉल्ड एंड रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा ना कि ये प्रोटेक्शन के लिए स्पोर बनता है, कि अनफेवरेबल कंडीशन जब पार हो जाएगा तब जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जब किसी को प्रोटेक्ट करना है तो थिक वॉल्ड होना ज़रूरी है, रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है। बनता कब है, इन द एडवर्स इन्वायरमेंट, या एजिंग हो जाती है जब बैक्टीरिया की, तब। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रोटोप्लास्ट अंडरगो डिहाइड्रेशन। अभी मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ सेल वॉल है और यहाँ म्यूसिलेज का कवरिंग है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था वो क्या हो गया, इस तरह से प्रेजेंट था, लेकिन जब एडवर्स कंडीशन आ गया तो वो इस तरह से प्रेजेंट हो गया, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया ना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया। कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे करेगा, पानी बाहर भेजेगा तभी नहीं ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो डिहाइड्रेशन हो गया यहाँ पे,
के बाद क्या होता है, इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मेसोसोम प्रेजेंट था। तो ये हमारा प्रोटोप्लास्ट जो है वो मेसोसोम से क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे एंडोस्पोर प्रीमोर्डियम। ठीक है, प्रीमोर्डियम क्या करता है, सिक्रीट करता है वॉल। अब ये वॉल सिक्रीट करेगा अपने अराउंड और इसको एक तरह से पूरा थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा। थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये क्या करेगा, सेव करने का काम करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो एयर में चला जाएगा। ठीक है, एयर में जाएगा, फिर जर्मिनेट करेगा कब, जब कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगा इस स्पोर को, तब। ओके, एंडोस्पोर क्या करता है, टॉलरेट कर सकता है ±100 डिग्री सेल्सियस तक। इट हैज़ नो अफेक्ट ऑफ केमिकल, कोई चीज़ का असर इस पर नहीं होता है। एंड इट हैज़ एंटी कोगुलेंट दैट इज डिप्लीकोलिनिक एसिड, डाइप्लीकोलिनिक एसिड। तो अगर कोई कहे कि बैक्टीरिया के एंडोस्पर्म में एक एंटीकोगुलेंट होता है, उसका नाम क्या है बताओ, तो आप क्या कहोगे, डाइप्लीकोलिनिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करेंगे ना, डाइप्लीकोलिनिक एसिड। चलो, आपको जैसे प्रोनाउंशिएट करना कर लेना, बट आप ये याद रखना। ओके, देन दो जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं में केवल एंडोस्पोर बनता है। एंडोस्पोर सपोज करो सारे बैक्टीरिया में बनने लगा तो सारे बैक्टीरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना कितना टफ हो जाएगा, है ना। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी एंड बैसिलस एंथ्रेसिस, इन दो बैक्टीरिया में क्या बनता है, एंडोस्पोर बनता है। तो आपको इसका भी नाम याद रखना है कि क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस एंथ्रेसिस में एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। The third type of reproduction is sexual reproduction, जिसे parasexuality कहते हैं। मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन मोनेरा। ओके, ये बात याद रखना है, भले आप बुक को देख के पढ़ो लेकिन ये बात माइंड में रखना है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। क्यों, क्योंकि मियोसिस एब्सेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है। बस दो बैक्टीरिया के बीच में क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। जीन रिकॉम्बिनेशन को ही तो हम लोग कहते हैं ना कि एक का डीएनए है और वो दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, वहाँ पे फ्यूज़ हो गया उसके साथ, तो उसका जो पुराना वाला डीएनए था उसमें नया डीएनए मिक्स हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन ही तो कहेंगे। ये 3 तरह से होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन थोड़ा लेंदी है तो उसको हम लोग अलग से देखेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अभी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया था ग्रिफिथ ने इन द ईयर ऑफ 1928। आपको बस इनका नाम याद रखना है, ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने। इसमें होता क्या है, सपोज करो मैं ऐसे बताती हूँ कि एक बैक्टीरिया होता है यहाँ, सपोज करो ये पूरा पेज क्या है, कल्चर मीडियम है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लाखों बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने ओल्ड एज में होते हैं, मतलब अब एकदम से एक्टिव नहीं है और ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो वो क्या होंगे, टूटेंगे। कुछ बैक्टीरिया अभी अभी बने हैं तो वो एक्टिव होंगे। तो जो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी टूटता है और जितना भी हमारा कल्चर मीडियम है उसमें फैल जाता है। तो जो न्यू बैक्टीरिया बना हुआ है या एक्टिव बैक्टीरिया है उसके पास एक साइट होता है। कहाँ पे साइट होगा, उसके सेल वॉल के तरफ एक साइट होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा टूटा हुआ डीएनए मटेरियल, और उसी साइट के थ्रू जो टूटा हुआ डीएनए मटेरियल है किसी और बैक्टीरिया का, वो नए वाले बैक्टीरिया में इंटर कर जाएगा और उसके डीएनए के साथ जाके मैच करेगा मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा डीएनए है टूटे हुए बैक्टीरिया का, और यहाँ पे हमारा एक हंसता खेलता नया नवेला बैक्टीरिया है, उसके पास भी एक डीएनए है, बट यहाँ पे उसके पास एक साइट है। उसी साइट के थ्रू ये जो डीएनए था ये इंटर कर गया और ये नए बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। समझ में आया, नए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। सो एक बैक्टीरिया पुराना हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, उसका डीएनए टूटेगा
और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द लिविंग बैक्टीरियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रिसेप्टर। ठीक है, ई कोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है कब तक, जब तक उसके आसपास कैल्शियम क्लोराइड नहीं हो। जब हम कैल्शियम क्लोराइड वाले कल्चर मीडियम में ई कोलाई को रखते हैं तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। ठीक है, ओके ओके। सो सेकेंड इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन बाय मीन ऑफ अ वायरस, बाय मीन ऑफ अ वायरस। इसको हम लोग देखते हैं फोटो के मदद से। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेशन। ओके, सो कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग एंड टैटम ने इन द ई कोलाई। ये याद रखना भाई, ये आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है। कॉन्जुगेशन डिस्कवर किया था लेडरबर्ग एंड टैटम ने इन द ई कोलाई। ये डाइमॉर्फिक तरह के बैक्टीरिया में होता है, मतलब ऑब्वियसली एक मेल टाइप का होगा, एक फीमेल टाइप का होगा। मेल फीमेल हम किसको कहते हैं? देखो, नॉर्मल जो ह्यूमन में हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन में क्या, किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो मेल पार्ट होता है वो जीन का ट्रांसफ़र करता है, जबकि फीमेल पार्ट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। तो यहाँ पे भी वैसा बैक्टीरिया जो अपना जीन ट्रांसफ़र करेगा उसे हम मेल कहेंगे या F+ कहेंगे या डोनर कहेंगे। ठीक, अच्छा, F+ या डोनर कौन होगा? उसके जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ना, उसमें होता है एक फर्टिलिटी फैक्टर, दूसरा उसके पास होता है सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई क्या करेगा? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाएगा। दूसरा जो फीमेल या रेसिपिएंट, हम वैसे बैक्टीरिया को कहेंगे जिसके पास ये दोनों एब्सेंट होता है। ठीक है, तो फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है ऑन द प्लाज्मिड। फर्टिलिटी फैक्टर के पास जीन्स होता है फॉर द सेक्स पिलाई, और सेक्स पिलाई क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे। चलो, when F- and F+ bacterium cell come together, F+ forms sex pili, fuse with F- cell membrane, एंड ये जो फ्यूज़न है मतलब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनने का जो टाइम है वो कितना है? 6 से 8 मिनट। ठीक है, कॉन्जुगेशन दो तरह से होता है, एक को हम लोग कहते हैं स्टेराइल मेल मेथड, दूसरे को हम लोग कहते हैं फर्टाइल मेल मेथड। स्टेराइल मेल मेथड में F+ बैक्टीरिया क्रॉस करता है F- के साथ, और जो F- वाला होता है, सो यहाँ पे जो डायग्राम है वो ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है वहाँ पे देखो कि एक डोनर बैक्टीरिया है जिसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आता है, इन्फेक्ट करता है और अपने डीएनए को, केवल डीएनए को ही इंसर्ट करता है इनसाइड द डोनर बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया का डायग्राम है उसमें आप देखोगे कि वहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो मल्टीप्लाई करता है बाय यूजिंग द मशीनरी ऑफ डोनर बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोफेज का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद बहुत सारे अपने प्रोटीन बनाएगा और उसके बाद फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर रीबिल्ड होगा। थर्ड डायग्राम में आप देखो कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है क्योंकि डैमेज हो चुका है बहुत सारा बैक्टीरियोफेज के डीएनए के वजह से। फिर ये बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए इंटीग्रेट होके वायरस के अंदर इंसर्ट होता है। उसके बाद जब बैक्टीरिया पूरी तरह से टूट जाता है तो ये सारे बैक्टीरियोफेज क्या होंगे? रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये बैक्टीरियोफेज सेकेंड टाइप का, जिसके अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए है और वायरस का भी डीएनए है, ये जब रिसिपिएंट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, मतलब दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये अपना भी डीएनए इंसर्ट करेगा, साथ साथ में जो पहले बैक्टीरिया का था वो भी इंसर्ट करेगा। अब आप फिफ्थ डायग्राम में देखो, यहाँ पे जो सेकेंड बैक्टीरिया है उसके पास A- जीन है, जबकि पहले बैक्टीरिया में A+ जीन था। तो यहाँ सेकेंड बैक्टीरिया में A+ जीन कहाँ से आया? बैक्टीरियोफेज के थ्रू आया। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। और यहाँ पे जो लास्ट वाला बैक्टीरिया का डायग्राम है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है। बैक्टीरिया के पास A- भी है, A+ भी है, लेकिन
जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो बैक्टीरिया, जो नया वाला बैक्टीरिया, उसको क्या कह रहे हैं, ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया, और उसके पास ए पॉजिटिव है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। जो फर्टाइल मेल मेथड है उसमें HFR हाईली फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं F माइनस के साथ, जिससे कि डॉटर में क्या बनेगा, F पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, सॉरी F पॉजिटिव नहीं बनेगा, F माइनस ही बनेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो स्टूडेंट, स्टेराइल मेल मेथड में हम लोग देखेंगे कि F प्लस बैक्टीरिया है हमारे पास। F प्लस कैसे है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ उसके सरफेस पे फिम्ब्रेई प्रेजेंट है। साथ में ये क्या है, ये है सेक्स पिलाई। ठीक है, ये है सेक्स पिलाई जो कि बनाएगा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये F माइनस है, मतलब इसके पास F प्लाज्मिड एब्सेंट है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं F माइनस। साथ में इसके पास सेक्स पिलाई भी नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्जुगेशन के टाइम पे सेक्स पिलाई साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द F माइनस बैक्टीरिया। इस स्टेज को हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लाज्मिड DNA है, सॉरी यहाँ पे एक मिस हो गया, जो प्लाज्मिड DNA है वो इंटर करता है इन द F माइनस बैक्टीरिया। ओके, और यहाँ पे भी रहेगा। देखो, पूरा का पूरा नहीं चला जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन रेयर इवेंट है। ठीक है, लाखों बैक्टीरिया में से 2-4 बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है, और वो भी बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो बहुत कम टाइम के लिए होगा तो पूरा बैक्टीरिया इंटर तो नहीं करेगा ना, कुछ पार्ट इंटर करेगा। तो यहाँ पे कुछ पहले वाले बैक्टीरिया में भी वो पार्ट रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पे जीन 1 प्रेजेंट है, जीन 2 प्रेजेंट है, जीन 3, 4, 5, 6, 7, 8, सपोज करो कि F प्लाज्मिड पे 8 जीन प्रेजेंट है और ये 2 मिनट के लिए केवल कॉन्जुगेशन हुआ, तो 2 मिनट के कॉन्जुगेशन में केवल 2 ही जीन इसके जो F माइनस वाला बैक्टीरिया था उसमें जा पाया। ठीक है, तो केवल इसमें 2 जीन जा पाया और इसमें बाकी का 6 जीन रिमेनिंग रह गया। समझ में आया ना, पूरा नहीं चला जाता। तो अब इसमें भी एक प्लाज्मिड आ गया ना, F प्लाज्मिड, इस वजह से ये F माइनस जो पहले था वो अब क्या हो गया, F प्लस। तो जब स्टेराइल मेल मेथड के द्वारा कॉन्जुगेशन होता है तो हमें क्या रिजल्ट में मिलता है, दो डॉटर सेल, और दोनों क्या होते हैं, F पॉजिटिव। देन सेकेंड, फर्टाइल मेल मेथड, इसमें क्या होता है, HFR दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, या हम कहेंगे मेटा मेल या सुपर मेल, उसको वो क्रॉस करता है F माइनस के साथ, तो F माइनस वाला रिमेन रहता है F माइनस। ये बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, इसको हम लोग मेटा मेल या सुपर मेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास नॉर्मल जो F पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है ना, उससे 1000 टाइम से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो 1000 टाइम ज़्यादा कॉन्जुगेशन परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, मेटा मेल या सुपर मेल। ठीक है, अच्छा, अभी HFR वाले सेल की क्या खासियत है कि इसके पास एक होता है एपिसोम, मतलब ये जो नॉर्मल DNA है, क्रोमोसोमल डीएनए में जब प्लाज्मिड डीएनए इंटीग्रेट कर जाता है तो उस टाइप के सेल को हम HFR सेल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये F माइनस है, यहाँ पे प्लाज्मिड है, यहाँ पे प्लाज्मिड है, तो इसको हम कह रहे हैं F प्लस। अब ये दोनों जब इंटीग्रेट कर गया तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, HFR सेल। ओके, तो उसको हम लोग कह रहे हैं HFR सेल। तो HFR सेल के पास भी होगा जो जो कैरेक्टर होते हैं F प्लस सेल के। तो अब ये जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ये पार्ट जाता है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन के टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना देर तक कॉन्जुगेशन था, उस पर डिपेंड करता है कि कितना जीन ट्रांसफ़र होगा। फिर HFR सेल तो HFR सेल ही रहता है, F माइनस भी F माइनस रहता है। F माइनस सेल 2 तरह का बनता है। ठीक है, एक सेल में क्या होगा कि इसके जो जीन्स है ना वो आके क्या होंगे, इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो आपका प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ये बात याद रखो कि कुछ जो प्लाज्मिड DNA है वो भी आएगा, कुछ HFR का जो क्रोमोसोमल DNA है वो भी आएगा और इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यू जीन इंटीग्रेट किया है इसको हम लोग मीरो जायगोट कहते हैं, इनकम्प्लीट जायगोट, मतलब
सपोज करो इसको हम कैसे बताएं, सपोज करो ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, ठीक है। क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 2 में कुछ तो ऐसे जीन्स होंगे ना जो मैच करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही स्पीसीज़ का तो है। तो इसका कुछ जीन्स होगा जो कि म्यूटेटेड होगा, इसका मान लो म्यूटेटेड नहीं है। सपोज करो इस पर एक जीन है स्मॉल है, इस पर वही जीन का दूसरा एलील है कैपिटल है। तब जब ये इसमें आएगा तो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये डिपेंड करता है कि कितने देर तक कॉन्जुगेशन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने जीन दूसरे सेल में जाएंगे। तो सपोज करो कि केवल स्मॉल ए जीन ही आया और बाकी जीन नहीं आया, इसलिए हम इसको मीरोजाइगोट कह रहे हैं या इनकम्प्लीट जाइगोट कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही जीन का 2 कॉपी है, सारे जीन का 2 कॉपी नहीं है। समझ गया? तो यहाँ तक हो गया रिप्रोडक्शन, हम लोगों ने मोनेरा का पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन मोनेरा का और बैक्टीरिया के जितने भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, माइकोप्लाज्म के बारे में, और जो बचे कुछ होंगे जैसे कि आर्कियोबैक्टीरिया है, वो डिस्कस करके मोनेरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अगर किसी को डाउट होगा कहीं पे भी तो प्लीज़ आप बताइएगा। यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसका डिटेल्ड प्रोसेस आपको नहीं जानना है, ये हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास फिर से इसको ट्राई करूँगी बताने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।